अधूरी जानकारी एग्ज़ाम में खतरनाक हो सकती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो के अंदर कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया गया है। हेलो गाइस, मैं हूँ धीरज। स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो के अंदर। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, कर दिया, थैंक यू सो मच। वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। इसके अंदर टोटल 48 एमसीक्यूज़ हैं, 10 एसेशन रीजनिंग है, 10 पी वो क्या कहते हैं ना उनको, केस स्टडी क्वेश्चन है। और सारे मैंने चेक कर लिए, सारे एकदम करेक्ट हैं। और पता नहीं ये पीडीएफ कौन सी बुक में से ली हुई है, पर किसी से भी लो, हमें तो एमसीक्यू से मतलब है, क्यों है ना। और सारे करेक्ट होने चाहिए, तो इसके अंदर वैसा ही है। सारे के सारे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सभी करेक्ट हैं और मैंने चेक कर लिए हैं। अब हम लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं। अब जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि अभी हमारी रिवीजन सीरीज़ चल रही है, और रिवीजन सीरीज़ के हिसाब से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला अभी वीडियो आना चाहिए था, पर वो नहीं आया। क्यों? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि 99% चांसेस हैं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है टर्म 1 के, वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। 15 नवंबर से, यानी कि हमारे पास, हम लोग अगर मिनिमम देखें तो 30 डेज़ है, और 30 डेज़ और हमारे पास 5 जो हैं वो मेन सब्जेक्ट्स हैं। और अगर 30 डिवाइड बाई 5 करते तो हमारे पास 6 दिन बचते हैं, और 6 दिन में से हमारे पास एक सब्जेक्ट और है, तो हम लोग सिर्फ 5 दिन हम लोग काउंट करते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए 5 दिन है। जब पिछली बार हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के लिए 5 हफ्ते थे, अब नहीं, 5 हफ्ते तो ज़्यादा हो गया ना, हाँ 2 हफ्ते थे। अब हमारे पास सिर्फ 5 दिन है। उन्हीं 5 दिनों में हमें 2 दिन रिवीजन और 2 दिन एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, तब जाके वो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मैं स्पीड से कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, और डेली वीडियो आएगा, डेली 2 भी आ सकते हैं, मैं 2 चैप्टर्स को भी एक साथ ले सकता हूँ। वीडियोस लंबे जाएंगे, पर रिवीजन इस अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा, मेरी गारंटी यही है। और रिवीजन के साथ हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ भी कर रहे हैं, ताकि एमसीक्यूज, रिवीजन मतलब कि क्या, रिवीजन मतलब कि कंप्लीट, रिवीजन मतलब कि एग्ज़ाम, बस एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन। तो हम लोग एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लास्ट वीडियो है। इसके बाद इसका कोई वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हम लोग, मैं 2 बार इसका रिवीजन करा चुका हूँ, एक बार पढ़ा चुका हूँ, एक बार एमसीक्यूज़ ला चुका हूँ, अब ये दूसरी बार एमसीक्यूज़ हो गए। तो चलो इनको मैं कंटिन्यू रखता हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छे एमसीक्यूज़ हैं, और इतने एमसीक्यूज़ और वो भी सारे करेक्ट बहुत मुश्किल से मिलेंगे यार। बहुत बहुत मेहनत करके मैंने पीडीएफ ढूंढा है। ठीक है, मुझे ये देखने से लग रहा है कि ये जो है ना, ये एड्यू कार्ड में से लिया हुआ है पीडीएफ। मेरे फ्रेंड के पास एड्यू कार्ड की बुक थी, मैंने उसमें देखा था कि सेम ऐसे पेजेस थे उसके अंदर भी, और ऐसा ही लिखा हुआ था, मतलब क्विक रिवीजन और एमसीक्यूज, और शायद ये एड्यू कार्ड वाला पीडीएफ है, शायद हाँ, क्योंकि देखो इसके अंदर कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि ये एड्यू कार्ड से है, या फिर इसके अंदर सिर्फ इतना लिखा हुआ है सीबीएसई न्यू पैटर्न साइंस और टर्म 1 का, और ये न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। तो मतलब इसके अंदर पुराने पैटर्न के कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ठीक है, अब अगर देखो इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें दी हुई हैं रिवीजन के लिए, पर हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, इसलिए हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बताओ कि जो मैंने पढ़ाया था, रिवीजन कराया था, वो समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आ गया तो हम अब आगे कंटिन्यू रखते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने सैम्पल पेपर सॉल्व किया था। सैम्पल पेपर एक बार फिर से देखना, उसका एनालाइज करना, नहीं तो मैं एक एनालाइजिंग वीडियो लेके आ जाऊँगा। अगर एनालाइजिंग वीडियो चाहिए हर एक सैम्पल पेपर की, तो नीचे कमेंट करो, मैं उसमें एनालाइज ऐसा करूँगा कि, और भी दूसरे जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं उनमें से डेटा इकट्ठा करूँगा, और फिर आपको बताऊँगा कि अगर ये चैप्टर है तो इस चैप्टर के अंदर से ये पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं, इनके ज़्यादा चांसेस है, या फिर ऐसे ही आएंगे। मैथ्स में तो कर ही रहे हैं, और मैथ्स में पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, चैप्टर 9 में एक्सरसाइज कंप्लीट करा रहा हूँ मैं, सिर्फ उसका एक क्विक रिवीजन दूंगा। और तो और उसके जो एमसीक्यूज़ है वो हम लोग करेंगे, और तो और उसके डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू भी हम लोग शायद ही करेंगे, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, यानी कि अलग अलग टाइप, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताऊँगा।
अगर वो जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल या फिर वो जो घंटा बज रहा है उसको बजा दो, ठीक है। सब लोग बजा के जा रहे हैं, आप भी बजा ही दो, ताकि आप लोगों के लिए भी वो बेनिफिशियल रहेगा और जब भी मैं अपलोड करूँ कोई भी वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ ये चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। सो अब स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। अब इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ठीक है, इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। सबसे फर्स्ट, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखो, ऑप्शंस पढ़ ही लिए होंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो इसका राइट आंसर है हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है, ये एक एक्टिविटी में से लिया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा तो हमने एक बाउल के अंदर कॉपर पाउडर लिया था और फिर हमने उसको गर्म किया था। गर्म करने के बाद वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, जो कि जो कि ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। सो एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? देखो, एक्टिविटीज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती तो बुक में क्यों देते हैं? एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी क्वेश्चंस, एसेशन रीजनिंग और बहुत सारे एमसीक्यूज सारे के सारे एक्टिविटीज़ में से आने वाले हैं, इसलिए एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देना। सिर्फ चैप्टर ही मत पढ़ना, एक्टिविटीज़ को के ऊपर भी ध्यान देना और उन्हें भी पढ़ना। दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर था डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज कंजर्व्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन। मतलब कि रिएक्टेंट साइड्स भी इक्वल होना चाहिए और प्रोडक्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि LHS गोज टू RHS, जो कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो ये ट्रू है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो राइट है। एक्स एंड वाई वाले जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो इन क्वेश्चंस के ऊपर स्पेशल ध्यान देना। इसके अंदर ऐसे मतलब कुछ 15-20 क्वेश्चंस होंगे बेसिकली एक्स एंड वाई वाले, और जो हार्ड क्वेश्चंस है वही इसके अंदर है या फिर जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए वीडियो को स्किप करना आप ही के लिए खतरनाक हो सकता है। कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल गिवन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो, यहाँ पे एक्स और वाई दिया हुआ है और हमें इक्वेशन देख के पता लग रहा है कि ये जो हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें इसकी मतलब कौन सा स्टेट में ये है हमें वो बताना है। तो PBI, तो PBI से हमको ये बात पता चल रही है कि ये सॉलिड है। सॉलिड का कैसे पता चला? देखो, पहले ये एक्वेशियस सॉल्यूशन में था और जब दो एक्वेशियस सॉल्यूशन मिक्स होते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म हो गया। अब जो KNO है ना, वो एक्वेशियस सॉल्यूशन का है। क्यों? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोनियम आयंस, याद है ना? यस, हाइड्रोनियम आयन, जब हम लोग उसके अंदर वाटर मिक्स करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन रिलीज होते हैं बेसिस के थ्रू, क्योंकि पोटेशियम ये बेस नहीं है, ठीक है। तो ये एस यानी कि सॉलिड और ये एक्वेशियस फॉर्म में होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी वाला। वैसे यहाँ पे दो डी हैं, यहाँ पे हमें 2 डी दिए हुए हैं, पर हम लोग पता लगा सकते हैं कि KNO3 यानी कि पोटेशियम एसिड टाइप ही है ये कुछ। सो ये एसिड एक्वेशियस सॉल्यूशन का है, तो हमारा राइट आंसर है 4th वाला। अब क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इसके अंदर एक्स एंड वाई फाउंड करना है। ये जो है ये नंबर ऑफ एटम्स है कि इस रिएक्शन के अंदर कितने नंबर्स ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। तो Cu प्लस HNO3, ठीक है। अब HNO3 हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट साइड पे कितना है? यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, 0 या 1 है, 1, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में जो हमारा हाइड्रोजन है वो है 2 × 2 4। सो ये बात तो पक्की हो गई कि जो है हाइड्रोजन यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो 4 होना चाहिए। तो अब ऑप्शंस को देखने से ये लग रहा है कि सिर्फ ऐसे 2 ही ऑप्शन है जो 4 है, ठीक है। एक है ए वाला और एक है डी वाला। अब हमें फाइंड करना है वाई। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में पूछा है, तो नाइट्रोजन जो है वो हमारे इस साइड कितनी है? तो देखो, इस साइड हमने हाइड्रोजन के आगे कितना लिखा था? बताओ। हाइड्रोजन के आगे हमने 2 लिखा था, यानी कि हाइड्रोजन के आगे हमने 4 लिखा था। तो
अब जो नाइट्रोजन है वो है 2। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट साइड है उसके अंदर शायद आपने ब्रैकेट के बाहर नहीं देखा, ब्रैकेट के बाहर वहाँ पे 2 लिखा हुआ है ट्वाइस, तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा। 4 एंड 2 इज़ द राइट आंसर। अगर किसी क्वेश्चन में झिझक रहे हो या फिर उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो भाई समझ जाओ कि आपकी जो तैयारी है वो अधूरी है, ठीक है। और फिर से तैयारी करो, फिर से प्रिपेयर करो, ऐसे और क्वेश्चंस करो। ये क्वेश्चंस मैं इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये थोड़े से हार्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये जो रिएक्शन है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, एक बात तो हमको साफ पता चल रही है कि इसके अंदर CaO और वाटर जो है वो दोनों कंबाइन हो रहा है, यानी कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हो ही रहा है और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यानी कि 100% कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ही है, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन तो ही है। और सेकंड वाला ऑप्शंस, हमारे ऑप्शंस देखने के बाद ये पता लग रहा है कि वो सिर्फ एक ही के अंदर है, वो है ऑप्शन नंबर C, ठीक है। और आगे चलते हैं। Ferrous sulfate crystal lose water when heated. How many molecules of water are lost? देखो, फेरियस सल्फेट से मुझे याद आ रहा है कि उसके अंदर 7 होते हैं, सो इसका राइट आंसर है 7, ठीक है। और आगे चलते हैं। हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूसेस। देखो, लाइमस्टोन क्या होता है बताओ, बताओ, लिख दिया ना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो जब हम लोग लाइमस्टोन को हीटअप करते हैं तो वो बना देता है क्विक लाइम। क्या बनाता है? क्विक लाइम। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है बर्न्स विद अ पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर इट। तो ये फॉल्स है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता, वो होता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B। द फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो, ये जो है इस क्वेश्चन के अंदर अपन को साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन तो हो ही रहा है पर इसके अंदर थर्मल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हीट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। मतलब कि इसके अंदर हमको रेशियो पूछ रहे हैं कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसका रेशियो क्या होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है, कंफ्यूज मत होना कि पहले ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन दे सकते हैं, तो वहाँ पे रेशियो होगा 1:2, पर यहाँ पे हमको पहले हाइड्रोजन पूछा यानी कि H2NO, यानी कि 2:1, और 2:1 है हमारे ऑप्शन नंबर B में, यानी कि B इज़ द राइट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। तो देखो, हमको पता है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो एक एक्टिविटी के थ्रू हमने उसको डिकम्पोज किया था लाइट के थ्रू, और वो वाइटिश ग्रे कलर का हो गया था क्योंकि उसके अंदर सिल्वर बच गया था और जो क्लोरीन है वो ब्रोमाइड रह गया था, ठीक है। अब what will happen when silver chloride is placed in sunlight from some times। देखो, अब इसमें आप लोग ऐसा सोचोगे कि इसके अंदर लाइट के थ्रू रिएक्शन हुआ और फिर सिल्वर और दोनों अलग अलग हो गए, नहीं। इसके अंदर वेट अ मिनट, तो देखो इसके अंदर बिल्कुल ऐसे हुआ, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये सिल्वर क्लोराइड है और इसके अंदर क्लोराइड गैस जो है वो रिलीज़ हो जाती है और बचता है हमारा सिल्वर जो ग्रे कलर का बन जाता है। सो इसके अंदर A और B दोनों हो रहे हैं, यानी कि C जो ऑप्शन है वो है राइट। अब द हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट प्रोड्यूसेस ब्राउन फिल्म्स ऑफ एक्स गैस, आइडेंटिफाई द एक्स गैस। देखो, लीड नाइट्रेट है तो मैं इससे क्या बता सकता हूँ कि लीड नाइट्रेट से मुझे क्या आइडिया लग रहा है। लीड नाइट्रेट यानी कि PbNO3, राइट। तो NO3 है, इसका मतलब है कि उसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसके अंदर से निकलेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, द कार्बोनेट ऑफ मेटल लीड इज ए वाइट सॉलिड, ठीक है। इट डिकम्पोज व्हेन हीटेड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड ना येलो सॉलिड ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे जो X है वो क्या है, व्हाट इज X। तो अपन इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि यहाँ पे अगर X के बारे में बात कर गई है, X जो है वो एक येलो सॉलिड ऑक्साइड है,
अब वो कौन सा ऑक्साइड है वो हमको बताना है, तो वो लीड ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड? लीड ऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हमें बताना है कि इसके अंदर से कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो एक्सोथर्मिक है। तो इसका राइट आंसर है कि डिल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। डिल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, क्योंकि हमको पता है कि जब हम लोग इसको मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा एक्सोथर्मिक होगा। अब आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक प्रोसेसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें हमको बताना है कि इसके अंदर कौन सा है जो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक यानी कि हमें उसको हीट देनी पड़ रही है, यानी कि उसको हीट रिक्वायर्ड है। तो इसमें से किसके अंदर रिक्वायर्ड है? H2O, जो पहले लिक्विड स्टेट में था वो रिएक्शन के बाद गैसियस स्टेट में हो रहा है, यानी कि उसको हीट हमने दी है, तभी वो गैसियस चेंज में हो गया और उस गैसियस चेंज के लिए हीट रिक्वायर्ड थी। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए। अब जब हम लोग जिंक ग्रैन्युल्स जो है वो हमारे रिएक्ट करते हैं डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो विच ऑफ द गैस इज इन्वॉल्व, तो इसमें हमारी गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस, जो कि एक पॉप साउंड टेस्ट के थ्रू हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, हम सभी को पता है। सो क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑन मिक्सिंग। इसमें से क्या है जो रेडिश ब्राउन कलर देगा जब हम उसे मिक्स करेंगे? तो एफी जो है ना, उससे पता लग रहा है कि एफी मतलब लिटिल ब्रिक, जो उसका रस टाइप होता है वो थोड़ा सा ब्राउन टाइप कलर का होता है। तो एफी वाला जो है वो राइट है, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो है हमारा राइट आंसर। अब ये हमको एक रिएक्शन दी हुई है, हमको बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। देखो वहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसका मतलब होता है हीट, और हीट किस में होती है? हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन में। सो इसका राइट आंसर है हमारा थर्मल। देखो अब इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हो, पर इसके अंदर डिकम्पोजिशन तो हो ही नहीं रहा। डिकम्पोजिशन कैसे कहते हैं हम इसको? क्योंकि इसके अंदर FeO3 है और Al है, डिकम्पोज तो कुछ हुआ ही नहीं। और डिकम्पोजिशन तब होता है जब एक सिंगल कंपाउंड जो है वो दो एलिमेंट या दो कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होता है, पर यहाँ पे तो दो के दो ही कंपाउंड है। सो यहाँ पे हो रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट। Fe जो है वो अकेला रह जाता है और एल्यूमिनियम जो है वो जो उसके पास है उसके ऑक्साइड को डिस्प्लेस कर देता है। सो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है? तो इसमें ऐसा पता है कि Cu जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है Al से। नहीं, ये गलत है, Al उससे पहले आता है, बहुत ज़्यादा पहले आता है। सो क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड। तो हमको बताना है, ये मतलब सबसे मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे क्वेश्चन लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा। ध्यान से सुना, जब हम एक कॉपर रॉड को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? अब इसमें आप लोग कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, मुझे एक बात बताओ कि कोई भी कॉपर का वेसल है या फिर बर्तन जिसको अपन कहते हैं या फिर कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर अपन आयरन की कोटिंग करते हैं क्या? अगर डिस्प्लेस करेगा तो आयरन कॉपर की जगह लेगा, तो उसके ऊपर क्या अपन आयरन की कोटिंग करते हैं? नहीं करते। तो किसकी कोटिंग करते हैं? ये तो उल्टा हो गया, हम लोग आयरन के ऊपर कॉपर की कोटिंग करते हैं। तो ये रिएक्शन जो है ये पहले से हो चुका है, इसके अंदर जो Fe है वो कॉपर के पास से उसका डिस्प्लेसमेंट ले चुका है और अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब इस रिएक्शन के अंदर और कुछ भी नहीं हो सकता, आयरन जो है वो उसका सल्फेट बना चुका है और कॉपर जो है वो अकेला रह चुका है, सिंगल है यार। अब आयरन की शादी हो गई, क्या कर सकते हैं? ढोल में बुलाया नहीं और वेडिंग एनिवर्सरी की नहीं, क्या कर सकते हैं? सो इसका राइट आंसर होगा नो रिएक्शन टेक प्लेस। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे जिसके अंदर एक रिएक्शन दी हुई है पर वो रिएक्शन पहले से हो चुकी है और आपको कहा कि अब इसके अंदर क्या होगा। इसका आंसर होगा नो रिएक्शन। व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरीन वाटर इज एडेड टू KI सॉल्यूशन। तो क्या होगा भाई? KI, क्लोरीन क्या है? Cl है, तो KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा और बचेगा क्या हमारा? क्लोरीन वाटर है, ठीक है ना, क्लोरीन उसके अंदर वाटर है, फिर
एडेड टू क्या है सॉल्यूशन, तो क्या बनेगा I2, आयोनाइज सॉल्यूशन बन जाएगा। आयोनाइज यानी कि ऐसा नहीं है, आयोडीन वाला सॉल्यूशन बन जाएगा, आयोनाइज नहीं, आयोडीन वाला सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमको कुछ केमिकल्स दिए हुए हैं और उनके कलर्स बताए हुए हैं और हमें मैच करना है कि कौन सा राइट है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 23। सो देखो, मुझे इतना पता है कि जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का है। अब इन ऑप्शंस को देखने के बाद कॉपर सल्फेट है हमारा C और कलर है 2, और तो C और 2 का कॉम्बिनेशन हो रहा है हमारा C और 2, तो ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। सो अब ये आता है क्वेश्चन नंबर 24। हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है और बताना है कि इसके अंदर क्या फॉर्म होगा। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर NaNO3 बनेगा और AgCl बनेगा, ओके। अब यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। अब द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड इज, जब किसी रिएक्शन के अंदर दो कंपाउंड एक्सचेंज करते हैं उनके आयंस और एक नया कंपाउंड बना देते हैं, दो नए कंपाउंड, तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं, उसको अपन प्रेसिपिटेट कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं या फिर न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। उसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, पहले ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वेशियस पोटेशियम आयोडाइन एंड एक्वेशियस लीड नाइट्रेट, एक येलो प्रेसिपिटेट जो है वो लीड आयोडाइन बन रहा है, ठीक है। अपन सीधा लास्ट में आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन अ प्लेस ऑफ लीड नाइट्रेट। अब इसमें से क्या है जो लीड नाइट्रेट की जगह ले सकता है, तो उसका राइट आंसर है लीड एसिट्रेट। इसका फॉर्मूला शायद CH3OOHOO होता है, जो कि एसिटिक एसिड का आयोनिक फॉर्म होता है, CH3OO ऐसा कुछ, ठीक है, याद रख लो, आ सकता है। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। तो देखो, मुझे इतना पता है, ये देख के मैं इतना बता सकता हूँ कि प्रेसिपिटेट तो भाई 100% फॉर्म होगा, और प्रेसिपिटेट जो है वो एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट होता है। सो थर्ड और फोर्थ जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो डी है वो राइट आंसर है। ये CBSE 2020 में आया था। जो पुराने पेपर्स हैं उनको भी प्लीज़ देख लेना बोर्ड के, ताकि उनसे आइडिया लग सके कि क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से उठाता है CBSE। ये एड्यू कार्ड ही है यार, मुझे लग रहा है ये एड्यू कार्ड की बुक है, उसमें इतना डिटेल में बताते हैं और इतने अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, देखो यहाँ फ्री में बुक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको एड्यू कार्ड वाली, नहीं तो 199 के पड़ती है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, देखो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, वो क्या हो रहा है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन जो है वो यूज़ हो रही है, CO2 में से ऑक्सीडेशन जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और एक्सोथर्मिक हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हीट जो है वो रिलीज होती है, यानी कि ये वाला जो है वो राइट है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्जर्व, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, तो वो एक वाइट पाउडर फॉर्म करता है और एक वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। जो हमारी वो होती है ना फुलचड़ी, उसके अंदर भी मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं डेजलिंग स्माइल के लिए, स्माइल नहीं डेजलिंग स्पार्क्स के लिए और डेजलिंग शाइन, यार स्माइल ही याद आ रहा है, कौन सी ऐड के अंदर डेजलिंग स्माइल था यार, वो ही याद दिमाग में आ रहा है। तो जो हम लोग दिवाली पे जलाते हैं उसके अंदर सोडियम और लीड और ऐसे कुछ और, इसीलिए तो उसको हार्मफुल कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर लीड मिक्स करते हैं ताकि उसका कलर पर्पल या येलो आ सके या फिर ग्रीन आ सके। ग्रीन के लिए उसके अंदर कॉपर और आयरन मिक्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं, सल्फेट और ऐसा मिक्स करते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब इतना नॉलेज क्या करो यार, आदत है पढ़ने की।
क्वेश्चन नंबर 30, फायरफ्लाइज जो है ना वो ग्लो करते हैं। अब फायरफ्लाइज यानी कि मधुमक्खी, पर हम लोग जानते हैं कि मधुमक्खी और जुगनू जो दो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग हैं, ठीक है ना, ये बात हम लोग जानते हैं। यहाँ पे फायरफ्लाइज का मतलब सिर्फ मक्खियाँ ही नहीं है, यहाँ के अंदर फायरफ्लाइज का मतलब जितने भी जो भी छोटे छोटे फ्लाइज हैं मक्खियों जैसे, उनके बारे में यहाँ की इनकी कैटेगरीज हैं। मक्खी को अभी साइड में रखो, मक्खी का आ रहा होगा, पर यहाँ पे मक्खी की नहीं जुगनू की बात चल रही है, ठीक है। अब जो है फायरफ्लाइज जो रात को जो है चमकते हैं। अब कोई पूछेगा ओ वो देखो जुगनू चमक रहे हैं, अरे बोल देना कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे जो है लूसीफरम करके एक प्रोटीन है, लूसीफरम करके एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीडेशन की वजह से यानी कि ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइज होके चमकता है। सोचो क्या नाम है, एक प्रोटीन है लूसीफरन करके एक प्रोटीन है, गजब क्या नेचर है यार, खतरनाक। द एडिशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन गिव्स अ प्रोडक्ट। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन एक हमको प्रोडक्ट दे रहा है। दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन जो है वो दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो सकता था, और यहाँ पे जो है वो हमारा ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर है तो भी ऑक्सीडेशन के ऊपर टिक करना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्साइड है, और अगर दोनों वाला है तो दोनों पे टिक करना। क्वेश्चन 32, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन है ये आखिर किस टाइप का रिएक्शन है। चलो भाई बताओ, ये जो है इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है KCl सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड क्लोरीन ऑक्साइड ऐसा कुछ इसका नाम है। सो वो है जो आगे जाके इसके ऑक्सीडेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो इससे डिवोर्स लेके अलग हो जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए रिडक्शन। कल वाले का बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो हो रहा है, क्या करूँ यार 26/49 तो हो चुका है, फिर भी कंटिन्यू रखना है, पता नहीं अपलोड में कितना MB जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। इस रिएक्शन के ऊपर जो स्टेटमेंट्स नीचे लिखे हुए हैं कौन कौन से जो है वो करेक्ट है। कई बार इनकरेक्ट भी पूछ सकते हैं, इसलिए करेक्ट और इनकरेक्ट का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो देखो मुझे इतना तो पता लग रहा है कि ये एक आयन मेटल है जो ऑक्साइड हो रहा है, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि इसके अंदर वाटर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन जो है उसके अंदर वो रिड्यूस हो रही है। ये NCERT एक्सटेम्पर में से क्वेश्चन लिया हुआ है। कौन सोच सकता है एक्सटेम्पर में से क्वेश्चन है, उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, प्लीज़ उसको भी एक बार पढ़ लियो, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब पे अगर कहीं मिले तो 2x स्पीड करके देख लेना। हाँ ये हमारी जो है ना ये स्ट्रेटजी है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो सर्च करो क्विक रिवीजन, उसको भी 2x स्पीड में देखो। एग्ज़ाम से एक रात पहले पूरी प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और मुझे पता है कि वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो हमारे लिए कुछ करते हैं। LIC एजेंट यानी कि जो हमको LIC देते हैं, ठीक है ना। और किसी भी चीज़ का एजेंट यानी कि जो हमको उस चीज़ के लिए हेल्प कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जो हमें ऑक्सीडाइज होने के लिए हेल्प कर रहा है, तो हमें यानी कि क्या दूसरा वाला प्रोडक्ट। तो ये किस प्रोडक्ट को ऑक्सीडेशन के अंदर हेल्प कर रहा है वो इसका, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है जो दूसरों को ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प कर रहा है, तो वो हमारा है वाटर। तो ये 3 ऑप्शन यानी कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, वाटर जो है वो रिड्यूस नहीं कर रहा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है C वाला। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। देखो मैंने अभी बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर है MnO2। बस अब इस रिएक्शन के अंदर हमको पूछा है कि इस रिएक्शन के जो अंदर सब्सटेंस है Pb3O4 वो क्या काम कर रहा है। तो जैसा कि दिख रहा है कि ये आगे जाके रिड्यूस हो रहा है और इसकी जो ऑक्सीडाइजेशन है ये ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। यानी कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। Dilution of ferrous sulfate solution was gradually added to a beaker containing acidified permanganate solution। परमैग्नेट यानी कि क्या, परमैग्नेट यानी कि पोटेशियम
पर मैग्नीशियम, और फिर उसके बाद O4 भी आता है, यानी कि KMnO4। हाँ हाँ भाई, ये जो मंत्रा की वीडियो देखी है मैंने। तुम लोग मतलब आप लोग क्या समझते हो कि मैं नहीं देखता? अरे देखता हूँ यार, मैंने कब कहा कि वो चैनल्स बुरे हैं? वो चैनल्स अच्छे हैं, ऑब्वियसली मेरे से तो वो बहुत अच्छे हैं। मैं तो बस एक हेल्पर हूँ जो आपकी हेल्प करता हूँ, क्योंकि वो लोग जो हैं प्रो कोड्स और इनका यूज़ करते हैं और फिर जो है पैसे लेते हैं। मैं पैसे नहीं लेता, मैं फ्री में बढ़ा रहा हूँ, बस मोनेटाइज करवा दो यार। मोनेटाइज आप लोग मत दो पैसे, मैं यूट्यूब के पास से ले लूँगा, मोनेटाइज करवा दो, ठीक है? आप लोगों से नहीं लेना, यूट्यूब से ले लूँगा मैं, मोनेटाइज करवा दूँ। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपीयर। लिटमस पेपर किस कलर का होता है? हाँ पता है, एसिड बेस का क्वेश्चन घुसा रहा हूँ, पर बताओ तो सही। लिटमस पेपर कहोगे ब्लू कलर का होता होगा और रेड कलर का होता होगा, नहीं। लिटमस पेपर जो है वो पर्पल कलर का होता है, और अगर कोई भी जो वाटर है, अगर अपन वाटर डालते हैं या फिर कोई भी अगर उसके ऊपर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो वो पर्पल कलर का हो जाता है, ना ही कि ब्लू कलर का, ना ही रेड कलर का, और ना ही विबग्योर रेनबो कलर का। उसके अंदर से विब होता है, यानी कि वो मतलब उसके अंदर से पी होता है, यानी कि पर्पल। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इसमें से सही है। ठीक है, तो इसमें जो है KMnO3 यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट, ये जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये FeSO4 को जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है। अरे यार कहाँ चला गया? अरे यार कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? हाँ ये वाला। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है बताओ भाई? अभी बताए ऑक्सीडेशन का इतना किया, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करता है। अब इस रिएक्शन के अंदर कौन सा हो सकता है? इसके अंदर आप लोगों को लगेगा कि F2 होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे रिड्यूस हो रहे हैं, बट नहीं, इसका राइट आंसर है A। क्यों? क्योंकि देखो, अब मैं कहूँगा तो मेरे ऊपर तो यकीन करने से रहे, है ना। मैं इसकी सीधी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो देख लेना। तो इसके अंदर H2O जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन से नहीं कर रहे, इसके हम लोग आयन से पता कर रहे हैं, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव F it get oxide due to HOF. It reduces F2 to HF by addition of hydrogen, यानी कि जो हमारा H2 है वही है हमारा राइट आंसर। H2O जो है वो राइट आंसर है, उनके ऑप्शन ही जो है वो राइट है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ, कौन सा रिएक्शन है ये जो है? तो ये जो है ये हमारा रिडॉक्स है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, केमिकल रिएक्टेंट्स और उनके केमिकल रिएक्शंस, अब कौन को बताना है? तो देखो, मुझे ये बात पता है कि रस्टिंग ऑफ जो आयन है, ठीक है, रस्टिंग नहीं, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयन को एक बार छोड़ दो। ये जो रिएक्शन हो रहा है ना एक्वेशियस सॉल्यूशन का BaCl और H2SO4 के साथ, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि D का जो है वो 2 है। तो D का 2 A दो जगह हो रहा है, A और C में। किसके अंदर? A और C में। तो अपन किसी एक का पता लगाते हैं, फिर अपन को पता लग जाएगा। अब इसके अंदर पूछा है रस्टिंग ऑफ आयन, ठीक है। अब कैल्सिनाइजेशन ऑफ जिंक कार्बोनेट, एक और है फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2NH2। तो ये जो है ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। ये वाला, यानी कि जिसके अंदर ये वाला जो है तो वो है 3 वाला, इसके अंदर कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। NH3 फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम H2, तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो दूसरे वाला से हो रहा है। और फिर आगे चलते हैं अपन। तो 40 गोल्ड जो है वो मेटल है विच डज नॉट कोरोड व्हेन एक्सपोर्ट टू एटमॉस्फेयर, ये तो सही बात है। आपको पता है सिर्फ 1 ग्राम जो गोल्ड है ना, 1 ग्राम या 10 ग्राम गोल्ड 5 किलोमीटर तक के वायर में बिटन हो सकता है। अनबिलीवेबल, राइट। आयरन रॉड जो है वो कवर हुआ है एक रेडिश लेयर की वजह से, जो उसके सरफेस को जो है वो ख़राब कर रहा है। तो किस मेथड के थ्रू आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो? उसके ऊपर बेसिकली जिंक
की जो लेयर है वो लगा देनी है। 41 का राइट आंसर है बी। तो केमिकली रस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मैंने बताया था, रस्ट जो है हम लोग उसको फेरियस ऑक्साइड नहीं कहते, हम उसको हाइड्रेटेड फेरियस ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43, तो फूड आइटम्स मेड अप ऑफ ऑयल एंड फैट जो है वो फ्लरिश हो जाते हैं नाइट्रोजन गैस से। क्यों? ताकि उनका जो है ना, उनका टेस्ट बना रहे और उनके अंदर रेंसिटी नहीं हो। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है फर्स्ट और सेकंड वाला जो है वो राइट है। क्वेश्चन 44, आर यूज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, यानी कि एंटी, तो एंटी जो है हमारे ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो हमको हेल्प करते हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, नाइट्रोजन और हीलियम? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो हो नहीं सकता, तो नाइट्रोजन और हीलियम। ऑप्शन डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 46, मैच द फॉलोइंग रिएक्शंस गिवन इन द कॉलम 1 with the gas involved in the column 2। जिंक ग्रेनुल्स और H2SO4 में हाइड्रोजन रिलीज होता है। ए का है 3 वाला, जो बेसिकली सब में हो ही रहा है, पर इसका जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 46, राइट। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी वाला, जो कि ऐसा कह रहा है कि जिंक ग्रेनुल्स वाला जो है उसके अंदर हाइड्रोजन रिलीज होगी, कैल्शियम वाले के अंदर जो है CO2 रिलीज होगी, लीड वाले के अंदर जो है वो NO2 रिलीज होगी, और डीकम्पोजिशन ऑफ KLLO के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होगी। ये आ गए हमारे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस। इसके अंदर A, B, C एंड D बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना। असर्शन गलत है, रीज़न सही है, या रीज़न गलत है, असर्शन सही है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना। बहुत मिस्टेक्स करते हो, ठीक है। इसमें बेसिकली मिस्टेक्स हो जाती है कि आपको असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन तो आ जाता है, पर मिस्टेक्स कर देते हो आप ऑप्शंस के अंदर। तो वहाँ पे लिख देना पेपर के अंदर कि असर्शन जो है वो ट्रू है, पर ये जो है फॉल्स है। पूरा लिखना, अच्छे से लिखना, और फिर उसको चेक करना, फिर ही OMR शीट के अंदर भर देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है कि जो फॉलोइंग रिएक्शन है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये जो है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। देखो भाई, यहाँ पे कार्बन जो है 2 6 12 है, वहाँ पे तो सिर्फ 4 है, तो असर्शन तो भाई हमारा पहले ही गलत हो गया। अब रीज़न जो है, इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ द साइड। हाँ भाई, रीज़न तो सही है, तो हमारा राइट ऑप्शन है डी वाला, जो कि ऐसा कहता है कि असर्शन जो है वो गलत है और रीज़न जो है वो सही है। इनको देखे कैसे? सबसे पहले रीज़न को भूल जाओ, रीज़न नाम की कोई चीज़ नहीं है। बचपन में जैसे ट्रू एंड फॉल्स आते थे, वैसे ये ट्रू एंड फॉल्स है। तो सबसे पहले देख लो कि ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है, फिर उसके आगे ट्रू और फॉल्स लिख दो। फिर देखो कि इन दोनों ट्रू और फॉल्स के अंदर, या फिर ट्रू ट्रू के अंदर, या फिर फॉल्स फॉल्स के अंदर क्या कोई रिएक्शन है। अगर है तो फिर ऑप्शंस को सिलेक्ट करो और आंसर दे दो। इजी, सिंपल। अब यहाँ पे एक और रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर CaCO3 जो है वो CaO और CO2 में अंदर चेंज हो रहा है। पर यहाँ पे जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देखो दोनों ही सही हैं, पर दोनों में कोई मतलब क्या कहते हैं, कनेक्शन नहीं है। तो हमारा बी वाला जो है वो राइट है कि दोनों है तो सही, पर एसर्शन और रीज़न के अंदर कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब कि रीज़न जो है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन 49, एसर्शन, क्विक लाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा वर्गसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ करता है। अब इसका रीज़न ये लोग ऐसा कह, हाँ भाई ये तो बात तो सही है। अब रीज़न ये कह रहा है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक है। अब भाई हीट रिलीज़ हो रही है तो एक्सोथर्मिक है, ये भी सही है, और दोनों के अंदर कनेक्शन भी है। तो ये जो है इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि दोनों सही हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट जो रीज़न ने दी है। गला सूख रहा है, पानी पी ले। है नहीं यार, जाऊँगा तो टाइम वेस्टेज होगा, इसलिए चलो कंटिन्यू रखते हैं। लाइक कर देना यार, सर शेयर कर देना, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। गले में ऐसा लग रहा है किसी ने मतलब कैंसिल ठूस रखी है। क्वेश्चन 50, सेशन, यार वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, क्या कर सकते हैं।
कुछ 500 या 600 MB तक का जाने वाला है ये वीडियो। फोटोसिंथेसिस जो है हम लोग उसको एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसके अंदर हीट की ज़रूरत होती है और एंडोथर्मिक का मतलब यही होता है। और ठीक है, रीज़न इसका ये है कि एनर्जी गेट रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दोनों ही जो है वो बिल्कुल ही अलग हैं। तो इसके अंदर जो है असर्शन जो है वो सही है, रीज़न जो है वो गलत है। हाँ, फोटोसिंथेसिस है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसके अंदर हीट की ज़रूरत होती है क्योंकि जो लाइट है वो हीट है, उसके अंदर एनर्जी है और क्योंकि वो गर्म है। अब यहाँ पे एक असर्शन ऐसा दिया हुआ है कि ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। हाँ, ये बात तो सही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो रहा है। अब एल्यूमिनियम जो है वो आयन से ज़्यादा रिएक्टिव है। हाँ, ये भी है। और डिस्प्लेस करता है Fe को उसके ऑक्साइड से। हाँ, ये भी है। तो दोनों ही सही है और रीज़न भी उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन, अब रीज़न जो है असर्शन कि रिएक्शन जो है सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड के अंदर वो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाता है। तो ये दोनों राइट हैं और रीज़न भी जो है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन 53, यहाँ पे एक हमको केमिकल इक्वेशन दी हुई है और हमें यहाँ पे बता रहा है कि जिंक जो है वो ऑक्साइड हो रहा है और कॉपर जो है वो ऑक्साइड जो है कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। हाँ भाई, ये भी सही है। अब ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, एडेड टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जब हम लोग उसको निकाल देते हैं तो हम लोग उसको रिडक्शन कहते हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग रिडॉक्स कहते हैं। और ये इसका जो रीज़न और एसोसिएशन जो है दोनों भी सही है और वो भी उसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन 44, कोरिजन जो है वो इन्वॉल्व करता है डैमेज और डेटोरिज्म ऑफ मेटल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि रिडक्शन जो है रिएक्शन अकर्स बिटवीन मेटल्स एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी वाला कि एसोसिएशन जो है ना वो तो सही है पर रीज़न जो है वो गलत है। सी यही बोलते हैं ना हमारा। देखो ये क्या बोल रहा है, एसोसिएशन इज ट्रू, रीज़न इज गलत। ये आ गए हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इजी सा कुछ हो रहा है पर उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आंसर्स पे आ जाते हैं। चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। वैसे भी PDF तो मैं दे रहा हूँ, पढ़ लो। देखो PDF पढ़ोगे आंखें दुखेंगी, इसलिए मोबाइल को चालू रख के फुल वॉल्यूम करके पास में पढ़ा रहने दो और बस सुनते रहो। क्योंकि एनिमेशन मैंने कोई डाली नहीं, एनिमेशन का कोई मतलब है नहीं, वीडियो कोई देखता नहीं है। सब्सक्राइबर्स पता नहीं क्या कर रहे हैं, ना तो सब्सक्राइबर और बढ़ रहे हैं और 250 के 250 और पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अब इसमें से किस रिएक्शन के अंदर जो है कॉम्बिनेशन हो रहा है दो रिएक्शन का। तो देखो साफ साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर Na सोडियम और ऑक्सीजन जो है वो दोनों कंबाइन हो रहे हैं। बाकी सारा अलग अलग है और कुछ बैलेंस नहीं है, कुछ अनबैलेंस नहीं है, ऐसा सब कुछ इसके अंदर हो रहा है। पर राइट जो है वो है बी वाला, वो एक ऑक्साइड, वो कंप्लीट बैलेंस्ड भी है। ठीक है, अब सेकंड वाले पे आते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड वाले पे कंसिडर द रिएक्शन Fe2O3 + 2Al, तो वो बना देता है हमारा ये रिएक्शन है। ठीक है, तो अब ये जो रिएक्शन है ये क्या है, इसके अंदर ना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक और रिएक्शन दी हुई है और हमको पूछ रहे हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो है ये इसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और एक इसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन का, और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये हमारा है रिडॉक्स। अब फोर्थ वाला बोल रहा है कि इसमें से किसके अंदर डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो इन सभी के अंदर डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, दो के अंदर हीट के थ्रू, एक के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। अब फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है? फिफ्थ वाला बोल रहा है कि ये रिएक्शन है। अब हम बताओ कि ये क्या है। देखो इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हो रहे हैं, इसलिए ये जो है ये हमारा रिडॉक्स है। अब हम बताओ, अब यहाँ पे एक और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ऑब्जर्वेशन बाय PQR और S। अब ये जो PQR और S है ना, ये स्टूडेंट्स है, प्रकाश, क्वीन, राजेश और संदीप। इतना जल्दी नाम रख लिया, आया जो रख लिया यार। तो एक है हमारी X टीम, Y टीम, X टीम, Y टीम,
एक्स टीम, वाई टीम और एक्स एंड वाई टीम। तो इन्होंने ना फ्लेम का कलर चेक किया और रेज्यूड ऑब्टेन की क्या रिजल्ट आया वो उन्होंने चेक किया। सो आइटम लिया इन्होंने, ये कुछ आइटम्स लिए इन्होंने, ठीक है। अब हमें बताना है कि क्या है। करेक्ट ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय विच स्टूडेंट, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा टॉपर है और किसने एकदम राइट रिएक्शन किया है। सो राइट रिएक्शन वाले हैं हमारे क्या नाम है भाई उनका, क्यू। तो क्यू जो है ना, उसने जो है ना एकदम राइट वाला रिएक्शन किया है। क्यू ने जो है राइट रिएक्शन किया है कि डेजलिंग वाइट है, कलर जो है येलोइश है, फिर ब्लैक एच बनाएगा। डेजलिंग वाइट है तो वाइट पाउडर बनाएगा। उसने जो है वो क्यू ने जो है वो राइट किया है, ठीक है। और आते हैं हम लोग, वैन मैग्नीशियम रिबन बर्न, जब वो बर्न होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन जो है वो मस्ट बी क्लीन बिफोर कर्लिंग इन एयर, बर्निंग इन एयर। क्यों? क्योंकि रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि वो पड़ा जो है ऑक्सीजन से दोस्ती कर लेता है, पर वो ऑक्सीजन भी उसकी फिर हेल्प करती है क्योंकि एज की वो दोनों दोस्त हैं, तो वो उसको जलने नहीं देते मैग्नीशियम को। पर एंड द रिजल्ट हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अलग करने के बाद जब हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो लास्ट में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन फिर से मिल जाते हैं। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन विच एक्सपेरिमेंट इज, तो ये रिएक्शन जो है भाई ये किसके अंदर इन्वॉल्व है। सो हमारा राइट आंसर इसका कॉम्बिनेशन कंबशन। ये जो रिएक्शन है किसका है बताओ। इसका राइट आंसर है हमारा कंबशन रिएक्शन। क्यों भाई कंबशन, क्यों कंबशन हो रहा है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन हो रहा है, शायद लगता है इन्होंने गलत लिख दिया है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाँ वेट अ मिनट, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। ओके, तो ये ऐसा इसलिए कह रहा है, इसके अंदर कंबशन रिएक्शन हो रहा है क्योंकि कंबशन रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस एक्सपेरिमेंट विच इज़ एज फॉलोज। तो भाई इसके अंदर कंबशन नहीं है, ऐसा कह रहा है ये। अब बच्चे, अब लोग देखो ये कह रहा है, मतलब अब सही होना चाहिए, जो कि एड्यू कार्ड का है। ऑब्वियसली ये एड्यू कार्ड का ही, क्योंकि ऐसा कहीं से और मिलना बहुत मुश्किल है। 57 के अंदर भी कुछ ऐसा कुछ हो रहा है इनके, और मैं यहाँ पे कुछ का आंसर्स देना है तो देख लेते हैं। द कोरिजन ऑफ आयन इज ऑल्सो कॉल्ड रस्टिंग। अब फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो कोरिजन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, तो वो ये सारे फैक्टर्स हैं, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी है, हीट और एसिड भी है, यानी कि सारे जितने भी हैं वो सारे रेस्पॉन्सिबल हैं। अब ब्लैक कोटिंग जो है, जो सिल्वर के ऊपर होती है, वो किसके थ्रू होती है। तो ये जो ब्लैक कोटिंग हो रही है ना, ये हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से हो रही है एयर के अंदर। हाइड्रोजन, एक मिनट, क्वेश्चन 57 का थर्ड वाला, राइट। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से हो रही है। फिर फोर्थ, द रस्टिंग प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ विच रिएक्शन। रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो कौन सा रिएक्शन है, वो रिडॉक्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन ऑफ मेटल। तो भाई इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग किसी भी मेटल को कोरिजन से बचा सकते हैं, वी कैन सी दैट, वो है यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। क्योंकि ये जो है ये ऑयली फूड्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बाकी सारे पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सारे जो है इससे हम लोग मेटल्स को बचा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और कुछ दिया हुआ है, इसका भी आंसर दे देते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स बिकम ऑक्सीडाइज इफ प्लेस्ड फॉर अ फ्यू आवर्स इन ओपन। तो भाई हमारा राइट आंसर है बी, यानी कि बिस्किट्स, लिटरली बिस्किट्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। देखा नहीं क्या कैसे फूल जाते हैं वो, ठीक है। सेकेंड वाला, फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ रेंसिड फैट्स। रेंसिड फैट्स के उसको से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग सब कुछ करेंगे। उन्हें एंटीऑक्सीडेंट से भी कंज्यूम करेंगे। उन फूड्स के अंदर हम लोग उनका पहले चखेंगे, सूंघेंगे, फिर खाएंगे, और हम उन्हें करेक्टली स्टोर करेंगे एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर, जिसके अंदर एयर जो है टाइट होके बैठ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, मतलब पार्ट 3 आ जाता है हमारा। तो वो ऐसा कह रहा है कि फ्रेश फूड जो है वो तेल और टेस्टलेस बन जाता है जब वो एक एयर में होता मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है उसके फैट्स और ऑयल्स के साथ।
फिर फोर्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिवेंट डेंसिटी ऑफ द फूड्स। ये जो हैं फोर्थ वाले के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं। तो पैकेट फूड आइटम्स लाइक पोटैटो चिप्स एंड फ्लश्ड विथ विच गैस। लिटरली बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा वीडियो था। इतना बड़ा वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया लिटरली। और पता है वो जो वॉइस एडिटिंग वाला ऐप था, अभी मैं एक कॉल आया, वॉइस एडिटिंग वाला ऐप ही हट गया और उसने जो मतलब वॉइस जो रिकॉर्ड की थी वो उसने डिलीट कर दी ऑटोमेटिकली। वो तो अच्छा है कि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर भी उस वॉइस को कैप्चर करता है, तो थोड़ी सी इस वॉइस जो है वो ख़राब हो सकती है, बाकी वॉइस बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू। इसके अंदर नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। वीडियो ख़त्म हो गया, सब्सक्राइब करो, बहुत बार बोल चुका हूँ वीडियो